In the second video of the topic finite difference operator, I start with the remark explained at the end of video 1. Note that we will continue this process till either all the figures in a column become constant or there is only a single term in column. आपको टेबल बनाते हुए क्या ध्यान रखना है कि आप कहाँ तक ये डेल्टा की पावर कैलकुलेट करोगे। अगर किसी कॉलम में एक सिंगल एंट्री रह जाएगी, तो जैसे कि यहाँ है, आपको डेल्टा निकालने के लिए मिनिमम 2 टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे आगे डेल्टा की पावर नहीं कैलकुलेट करोगे, आपकी प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगी। दूसरा केस वो है कि अगर किसी कॉलम में सारी वैल्यूज कांस्टेंट मीनिंग सेम हो जाती है, तो आप अगर नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट भी करोगे तो सारी वैल्यूज 0 आएंगी। इसलिए आप जिस कॉलम में सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो गई हैं, अपनी प्रोसेस वहीं स्टॉप कर सकते हैं। नाउ I will come to our next operator, backward differences. Similar to case of forward differences, here also we have chosen y is equal to f of x, a plus h, a plus nh as n plus 1 equidistant value of x. Corresponding values of y are ya plus h and ya plus nh. Now we will discuss how we can calculate first backward differences for all these values. Note that for writing here, I have not mentioned nebula y of a. Try to repeat डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंसेस। क्या मेंशन किया था हमने वहां कि फंक्शन का जिस पॉइंट पर आपको नेबुला यानी कि बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई करना है, आपको फंक्शन की वैल्यू उससे एक पहले पॉइंट पर निकालनी होगी। तो अगर मैं नेबुला वाई ए निकालती हूँ, तो ए से पहले किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए हम वाई ए प्लस एच से स्टार्ट करेंगे। तो नेबुला वाई ए प्लस एच क्या हो जाएगा, ए प्लस एच से पहला पॉइंट क्या हो गया ए, तो ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू में से ए पर वैल्यू माइनस कर दी। ए प्लस टू एच निकालना है, तो वाई ए प्लस टू एच पर फंक्शन की वैल्यू में से ए प्लस टू एच से पहली वैल्यू हुई ए प्लस एच, सब्ट्रैक्ट कर दी। सिमिलर नेबुला वाई ए प्लस एन एच अगर आपने निकालना है, तो ए प्लस एन एच से पहली वैल्यू हुई ए प्लस एन माइनस वन एच, और ए प्लस एन एच वाली वैल्यू में से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, n प्लस वन, और यहाँ कितनी आई नंबर ऑफ टर्म्स, 1h 2h NH n, यानी कि हर बार फॉरवर्ड की तरह यहाँ भी एक टर्म कम हो रही है। फॉरवर्ड में वो टर्म नीचे से कम होनी शुरू हुई थी कि वहां पहली बार a प्लस एन एच का डेल्टा नहीं आया था, यहाँ ऊपर से टर्म कम हो रही है क्योंकि ये बैकवर्ड डिफरेंस है। तो ये आपका फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आ गया। अगर इस पे मैं दोबारा बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई कर दूं, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। अब सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की देखो फर्स्ट लाइन मैंने लिखने के बाद उस पर क्रॉस लगा रखा है कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि जब नेबुला था तो वाई ए नहीं था, अब नेबुला स्क्वायर निकालेंगे तो हम वाई ए प्लस एच फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों, नेबुला स्क्वायर वाई ए प्लस एच क्या बनेगा, नेबुला ऑफ नेबुला वाई ए प्लस एच। नेबुला वाई ए प्लस एच की मैंने ऊपर से वैल्यू पुट करी, दोनों पे नेबुला अप्लाई कर दिया, तो अब नेबुला वाई ए तो है ही नहीं आपके पास, तो इसलिए आप नेबुला स्क्वायर वाई ए प्लस एच भी नहीं निकाल सकते, तो ये वाली लाइन आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब नेबुला स्क्वायर वाई ए प्लस टू एच अगर आप निकालोगे, तो ए प्लस टू एच से पहली वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस एच, तो मैंने यहाँ लिखा a प्लस टू एच, यहाँ लिखा a प्लस एच। अब नेबुला स्क्वायर है, तो आप नेबुला अप्लाई किस पर कर रहे हो, नेबुला ऑफ y पर, तो वो फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ प्रोसीडिंग इन दिस वे,
आप हायर ऑर्डर डिफरेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन जनरल आपका nth बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया ये, नेबुला एन वाई ऑफ एक्स। एक्स से प्रीसीडिंग वैल्यू है x माइनस एच। नेबुला एन मीनिंग क्या है, आप नेबुला को किस पे अप्लाई कर रहे हो, नेबुला एन माइनस वन ओवर वाई, वो फंक्शन आपने यहाँ लिख दिया। Here again I will repeat, it should be kept in mind that nebula is an operator and nebula square is not the square of the operator nebula, but it is repetition of the operator nebula and so on. जब आपने फॉरवर्ड ऑपरेटर पढ़ा तो मैंने कहा था कि हर कॉलम की फर्स्ट वैल्यू आपकी लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंसेस थे। अब बैकवर्ड के केस में रिवर्स हो जाएगा, हर कॉलम की लास्ट टर्म लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस कहलाएगी। तो वाई ए प्लस एन एच लास्ट एंट्री है, ये आपकी लीडिंग टर्म हो गई। और नेबुला वाई ए प्लस एन एच, नेबुला स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच एंड एन एच आर नोन एज लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस। I will explain them with the help of diagonal backward difference step. आर्ग्यूमेंट x की वैल्यू बिल्कुल लास्ट फॉरवर्ड वाले केस की तरह ही मैंने 0 से 4 ली हैं, y की वैल्यूज बिल्कुल सेम वही ली हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि टेबल बनाने का जो मेथड है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बिल्कुल सेम है, टेबल में वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगी। सिर्फ डिफरेंस किसका है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए जो आपने नोटेशन डेल्टा या नेबुला में यूज करनी है, सिर्फ डिफरेंस आता है उसमें। क्या किया था हमने फॉरवर्ड में, अगर आप याद करें कि हर कॉलम में नीचे से ऊपर माइनस वाई वन माइनस वाई जीरो, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई टू, वाई फोर वाई, सेम हमने यहाँ करा। अगर मैं इस वैल्यू को डेल्टा की फॉर्म में लिखूं तो ये थी डेल्टा वाई जीरो। अब मुझे लिखना है नेबुला की फॉर्म में, तो आपने क्या याद करा था कि डेल्टा के साथ मैंने कहा था पीछे वाली वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट हुई है वो लिख दो। अब नेबुला में आप क्या याद रखेंगे, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो आपने नेबुला के साथ लिखनी है, तो ये बन गया नेबुला वाई वन, नेबुला वाई टू, नेबुला वाई थ्री, नेबुला वाई फोर। क्लियर। फिर वही सेम प्रोसेस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से ये, इसमें से ये। अब आपने निकालना है नेबुला स्क्वायर, क्योंकि आप नेबुला वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने क्या वही याद रखना है, फर्स्ट वाली टर्म। तो ये नेबुला स्क्वायर वाई टू, नेबुला स्क्वायर वाई थ्री, नेबुला स्क्वायर वाई फोर, सिमिलर नेबुला क्यूब एंड नेबुला फोर। अब हर कॉलम की लास्ट टर्म, यहाँ तो सिंगल ही है तो वही लास्ट टर्म हो गई, यहाँ ये सब क्या है आपके लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस। अब वही रिमार्क हम यहाँ फिर रिपीट करेंगे कि आपने टेबल कब तक बनानी है नेबुला की पावर तक, कि या तो किसी कॉलम में सिंगल एंट्री आ जाए या किसी कॉलम की सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाए। Here I also mentioned the computation of both the differences, that is forward and backward is same, only their notation differs। जैसे कि y1 माइनस वाई जीरो को डेल्टा में लिखूं तो मैं y डेल्टा वाई जीरो लिखूंगी, नेबुला में लिखूं तो नेबुला y1। ऐसे ही y2 माइनस y1 को डेल्टा तो ये y1 है, नेबुला y2, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है। Now we will discuss the statement of two very important theorems which are the base of our study। आपको इनका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी स्टेटमेंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। इन्हीं पर बेस्ड आपका मेन रिजल्ट्स, मेन फॉर्मूले डिफाइन होंगे। फंडामेंटल थ्योरम मतलब किसी भी थ्योरी का वो क्या बनाती है, बेस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। इफ f of x is the polynomial of nth degree in x, कि आपने फंक्शन का स्पेशल केस क्या चूज किया है, कि स्पेशल टाइप की हम बात कर रहे हैं कि अगर गिवन फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री n है और आपने वो पोलिनोमियल फंक्शन इन वेरिएबल x लिया है, then the nth differences of fx is constant and n plus 1th differences are 0।
कि अगर आप nth डिग्री की पोलिनोमियल की कोई टेबल बना रहे हैं कुछ वैल्यूज चूज करके, यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज पर कोई कंडीशन नहीं है कि आपने x और y की कितनी वैल्यूज ली, बस वैल्यू जो ली है y की कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पोलिनोमियल फंक्शन ली है जिसकी डिग्री n है। अगर आप वो टेबल बनाते हैं, अगर उसकी डिग्री n है तो डेल्टा n वाला कॉलम कांस्टेंट होगा। अब डेल्टा n वाला कॉलम कांस्टेंट है तो n प्लस वन अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, हेयर इट शुड बी नोटेड मोस्टली स्टूडेंट get confused and many times use the word derivative in place of differences because difference आप अभी नया वर्ड पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव आप बहुत टाइम से पढ़ के आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इसी थ्योरम के कन्वर्स की। कन्वर्स ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब क्या है, इफ nth डिफरेंसेस of a tabulated function are constant when values of the independent variables are taken at equal intervals, the function is a polynomial of degree n। अब क्या मीनिंग है इसका हम समझते हैं कि ऊपर पोलिनोमियल गिवन थी nth डिग्री की, आपका डेल्टा n कांस्टेंट आया था। अब रिवर्स बात कर रहे हैं, आपको कोई फंक्शन, टेबुलेटेड फंक्शन का क्या मीनिंग है कि फंक्शन की आपको एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता है, आपको फंक्शन की कुछ पॉइंट्स पर x और y की वैल्यूज गिवन है, आपने उन वैल्यूज से लेकर आपने अपनी टेबल बनाई। जैसे ही आप डेल्टा एन वाले या डेल्टा और नेबुला हम दोनों की कंबाइंड बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया है अभी कि दोनों के लिए आपकी टेबल सेम बनती है, तो इसलिए वर्ड डिफरेंस यूज कर रहा है, वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आपको कोई टेबुलेटेड फंक्शन मीनिंग x और y की कुछ वैल्यूज गिवन थी, आपने उससे टेबल बनाई, डिफरेंस टेबल कोई भी बना सकते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उसका nth कॉलम कांस्टेंट आ गया, तो उस फंक्शन की जिसकी ये टेबल थी वो फंक्शन हमेशा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप इक्वल इंटरवल पर ही यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अनइक्वल इंटरवल का केस हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो आपको अब ये क्लियर हो गया कि मैं कहूँ एफ एक्स कितने डिग्री की पोलिनोमियल है, 3, तो अगर आप उसकी टेबल बनाओगे तो डेल्टा 3 ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। ऐसे ही अगर किसी कॉलम में आपका डेल्टा 3 कांस्टेंट आ रहा है और उससे अगर आप कोई पोलिनोमियल बनाना चाह रहे हो तो वो ऑलवेज डिग्री 3 की आएगी। इज इट क्लियर नाउ? नाउ आई विल शिफ्ट टू discuss some examples related to all the notation you have studied. First example, construct a forward difference table for the following data. फॉरवर्ड टेबल बनानी है, आपने x और y की वैल्यूज लिख दी। अब जरा इस एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा तुम्हें टेबल बनाते हुए कैसे वैल्यूज लिखनी चाहिए वो एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अब जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज जब ये लिख रहा है तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ रहा है, क्यों? ताकि जब आप डिफरेंस करके वैल्यू लिखो वो उस गैप के बीच में लिखो, ताकि आपको लास्ट तक ये क्लियर होता रहे कि कौन सी दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आपकी ये वैल्यू आई है। तो जब आप नोटबुक में लाइन वाले पेजेस में अगर आप लिख रहे हैं तो एक लाइन में आपको क्या करना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू लिखी, 1 रो एम्प्टी, एक में फिर लिखा 1 रो एम्प्टी। ये जो बीच की एम्प्टी वाली रो है ना, दो वैल्यूज के बीच में, जब भी कोई दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो उस बीच वाली रो में ही वैल्यू लिखो, आपकी वैल्यू टेबल प्रॉपर आप फॉर्म में बन जाएगी। देखो क्या करना है, टेबल बनानी है, कहां तक, या तो सिंगल एंट्री रह जाए या एक कॉलम की सारी वैल्यूज क्या हो जाए, सेम। तो आपने क्या करा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा, वैल्यू ये लिखी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा ये, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा ये, फिर सेम इस कॉलम पे। अब ये इसने फर्स्ट एंट्रीज को बोल्ड इसलिए कर दिया है
कि ये आपकी लीडिंग एंट्रीज हैं, और जब यहाँ एक सिंगल एंट्री आ गई तो आपने प्रोसेस स्टॉप कर दी। तो मुझे अब ज्यादा डिटेल में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ अपने सेकंड क्वेश्चन पे। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर y is equal to x की पावर 4 plus 5x plus 2 taking x is equal to 1 2 up to so on 7। अब देखो हम अब सेकेंड एग्जांपल से जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करा था, उसको थोड़ा सा यहाँ समझ रहे हैं। क्या एक्सप्लेन करा था हमने स्टार्टिंग में कि फंक्शन की एग्जैक्ट फॉर्म को यूज किए बिना कुछ पॉइंट्स पर x और y की वैल्यूज को यूज करके किसी अनदर पॉइंट पर x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप y निकाल सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल इसने फर्स्ट दिया, तो यहाँ इसने फंक्शन भी गिवन दिया है। आगे जब हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे तो सिर्फ हम x और y की वैल्यूज लेंगे, फंक्शन को यूज नहीं करेंगे और वो क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं होगा। अब यहाँ x और y की वैल्यूज नहीं थी, लेकिन कह रहा है ये वैल्यूज यूज करनी है, तो मैंने देखो x की वैल्यू ली, इन वैल्यूज को बारी बारी इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यूज निकाली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक तो शो करना है कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। अब ये तो आपको क्लियर है क्योंकि y पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 4 का, तो डेल्टा 4 तो आपका श्योर है कि कांस्टेंट आएगा। लेकिन अब यहाँ इसे हम टेबल की हेल्प से प्रूव भी कर रहे हैं। अब डेल्टा 4 अगर कांस्टेंट है तो फिफ्थ अपने आप जीरो हो गया। एक तो आपने फंडामेंटल थ्योरम प्रूव कर दी, प्लस आप क्या प्रूव करोगे कि टेबल की वैल्यूज को यूज करते हुए x इज इक्वल टू 8 पर y की वैल्यू निकालो। अब जरा ध्यान से देखो, टेबल मैंने 7 के साथ एक 8 ऐड कर लिया, 8 पर फंक्शन की वैल्यू को अपोज कर लिया 8। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि टेबल कैसे बनानी है। अगर किसी को भी डाउट है तो फॉरवर्ड वाली टेबल वाली वीडियो दोबारा से देखिए और इसको रिपीट कीजिए। अब जो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपकी ए की फॉर्म में आ रही है। अब क्योंकि डेल्टा 4 फर्स्ट 3 टर्म्स कांस्टेंट आ गई और आपकी इसलिए दोनों टर्म जीरो हो गई। अब डेल्टा 5 जीरो है तो इस वैल्यू के लिए भी जीरो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये वैल्यू नॉन जीरो हो जाए। तो यानी कि जैसे ही आप ए की वैल्यू एक्चुअल पुट कर दोगे ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो मैंने क्या करा, इस वैल्यू को जीरो पुट करा। It is from the table it is clear that fourth order differences are constant, fifth order differences are zero, तो डेल्टा 5 हर x के लिए जीरो होगा, तो ये भी जीरो, a की वैल्यू, ये आपकी फंक्शन की वैल्यू आ गई एट पॉइंट 8। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। By constructing the difference table, find the seventh and eighth term of this series। अब इस सीरीज की आपको 6 टर्म्स गिवन है, आपको सेवेंथ और एट्थ टर्म निकालनी है। अब एक्चुअल में यहाँ पर एक्स की वैल्यूज के बारे में आपको कुछ मेंशन नहीं किया, तो मैंने क्या किया, एफ एक्स को कैसे लिखा, सारी 6 टर्म्स लिख दी और इनकी नंबरिंग को मैंने एक्स मान लिया। और सेवेंथ और एट्थ टर्म आपने निकालनी थी, इसलिए उनकी वैल्यूज को एक को मैंने ए सपोज कर लिया, एक को बी। आप कोई भी कांस्टेंट नोटेशन यूज कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेश्चन में अभी तक यूज नहीं हुई हो। अब इस क्वेश्चन में यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि आपने फॉरवर्ड टेबल बनानी है या बैकवर्ड टेबल। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और कुछ मेंशन नहीं है तो आप कोई भी टेबल बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ इसने बैकवर्ड का केस लिया, टेबल कंप्लीट की। अब जरा देखो, स्क्वायर वाले कॉलम में सारी वैल्यू कांस्टेंट है, मीनिंग क्यूब वाले पावर में थर्ड डिफरेंस में सारी वैल्यू क्या होंगी, जीरो। जब सारी जीरो है तो मीनिंग ये दोनों इक्वेशन भी जीरो। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को जीरो पुट करा, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 30, इस इक्वेशन में पुट करा, सॉल्व करके आपकी बी की वैल्यू दिया। अब एक बार इसके सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये सेकंड पार्ट बिल्कुल आपके सेकंड एग्जांपल जैसा ही है। यहाँ y फंक्शन है डिग्री 3 की पोलिनोमियल, आपको प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 10 पर वैल्यू ये आएगी, आंसर आपको गिवन है और आपको सिर्फ 6 वैल्यूज यूज करनी है। अब देखो कैसे टेबल बनाई हमने, 1 to 6 वैल्यूज लिखी, जो गिवन पोलिनोमियल फंक्शन था उसमें पुट करके y की वैल्यू निकाली।
अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 10 पर। अगर मैं 6 के बाद डायरेक्ट 10 लिख दूं तो 10 और 6 के बीच का डिफरेंस तो हो जाएगा 4 और बाकी सभी के बीच का डिफरेंस है 1। तो ये तो केस हो गया अनइक्वल इंटरवल्स का, जो आप यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं किया है। आपको इसे अगर इक्वल इंटरवल से सॉल्व करना है तो आपको बीच में 7 8 9 फिर 10 लिखना पड़ेगा। चारों की वैल्यू कोई भी सी डी लिखा, टेबल कंप्लीट करी, ये कॉलम कांस्टेंट आ गया। अब क्योंकि वैल्यू ज्यादा है तो मैंने जीरो वाला कॉलम ही नहीं बनाया। इन चारों देखो ये कांस्टेंट आ रहा है आपका, तो मतलब ये सभी वैल्यूज भी आपके 6 होंगी। चारों इक्वेशंस को 6 के इक्वल पुट करो, सॉल्व करके एबीसीडी की वैल्यू निकाल दो। अब एक्चुअल में ये मेथड, अगर आपको जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है वो गिवन वैल्यूज के नियर अबाउट है तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर वो पॉइंट जिस पर आपको वैल्यू निकालनी है गिवन वैल्यू से ज्यादा डिस्टेंस पर है तो बीच की बहुत सारी वैल्यूज आपको एक्स्ट्रा निकालनी पड़ रही है। ऐसे केसेस में आपको ये वाला मेथड प्रैक्टिकली यूज करने के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं है। अभी धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक नया मेथड करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आ गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर डेल्टा, कि डेल्टा ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पर कैसी कैसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन, डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। इज इट क्लियर कि जब भी डेल्टा कांस्टेंट फंक्शन पर लगाया जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम। तो जब सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। ये प्रॉपर्टीज आगे नेक्स्ट आप जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पे डेल्टा इवेल्युएट करोगे बहुत यूजफुल है, इसलिए आपको ये अच्छे से सब याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा सी इक्विवेलेंट टू सी डेल्टा। मैंने यहाँ इक्वल वर्ड नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटर फंक्शन है, उनके लिए वर्ड इक्विवेलेंट यूज होता है। क्या मीनिंग है कि किसी फंक्शन पर पहले सी अप्लाई करें फिर डेल्टा अप्लाई करें, या पहले डेल्टा अप्लाई करें फिर सी अप्लाई करें, तो दोनों ही केसेस में आंसर सेम आता है। देखो डेल्टा ऑफ सी ऑफ एफ एक्स, तो क्या लिखें, डेल्टा की डेफिनेशन लगाई मैंने, जहां एक्स था वहां एक्स प्लस एच लिखा और गिवन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों में से सी कॉमन लिया, ये आपका बन गया डेल्टा एफ ऑफ एक्स, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि आप दो फंक्शन के प्लस पर डेल्टा पहले प्लस कर लो फिर डेल्टा लगाओ, या दोनों पे डेल्टा लगाकर फिर प्लस कर दो, आपका आंसर क्या आता है, सेम। देखो यहाँ पर मैंने डेल्टा लगाया एफ एक्स प्लस जी एक्स पर। डेल्टा क्या कहती है डेफिनेशन, जहां एक्स है वहां हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एच, और ये गिवन फंक्शन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में, जी वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में, ये बन गया आपका डेल्टा एफ, ये बन गया आपका डेल्टा जी। इस कॉन्सेप्ट को आप 2 3 4 एनी नंबर ऑफ टर्म्स पर रिपीट कर सकते हैं। अब मैं सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी को कंबाइंड करके क्या मेंशन करा, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, तो डेल्टा ऑफ ए इंटू एफ प्लस बी इंटू जी क्या हो जाएगा, पहले तो मैंने क्या करा, डेल्टा दोनों पे ओपन कर दिया, तो आपका देखो क्या बन गया, डेल्टा ऑफ ए एफ प्लस डेल्टा ऑफ बी जी, प्लस से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर आपने कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करी, इसमें से ए कॉमन इसमें से बी कॉमन। तो अब अगर आप किसी क्वेश्चन में सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन पे आपको डेल्टा अप्लाई करना है तो हम कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, डेल्टा सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फिर वही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है कि डेल्टा स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, यानी कि कंपोजिशन। और डेल्टा की पावर m इंटू डेल्टा की पावर n इज इक्वल टू डेल्टा की पावर m प्लस n, यानी कि आपको डेल्टा की मल्टीपल पावर्स अप्लाई करनी है। आप सारी पावर्स कंबाइंड करके इकट्ठा अप्लाई कर दीजिए, किसी भी फॉर्म में ब्रेक करके अप्लाई कीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब अगर आपको, जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं
आप प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल पढ़ते हैं, सिमिलर टू दैट हियर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट फार्मूला और क्वोशंट फार्मूला फॉर ऑपरेटर डेल्टा। अब देखो आपने ये कंडीशंस याद भी रखनी है, कैसे प्रूव कर रहे हैं और इसका प्रूफ भी करना है। डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डेल्टा की डेफिनेशन क्या कहती है, जहां एक्स था मैंने एक्स प्लस एच लिखा और गिवन फंक्शन एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये ऐसे तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, मुझे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैसे चूज करना है, एक टर्म तो मुझे इन दोनों में से चूज कर लेनी है और एक टर्म इन दोनों में से। अब अगर मैं यहाँ से एफ वाली टर्म चूज करूंगी तो यहाँ से जी वाली, अगर यहाँ से ये जी वाली टर्म चूज करो तो ये एफ वाली जो टर्म बनेगी, आपने वो मैंने यहाँ क्या चूज करा, एड एंड सब्ट्रैक्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ से चूज कर लिया, तो जी एक्स यहाँ से चूज कर लिया। इन ए सिमिलर वे यू कैन आल्सो सॉल्व बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जी एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स। ये लिखा एक्सप्रेशन जो दोनों में से कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, ये आपका डेल्टा जी बन गया, ये आपका डेल्टा एफ बन गया। अब देखो काफी कुछ तो ये आपके डिफरेंशिएशन से सिमिलर है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेल्टा, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेल्टा, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, फर्स्ट एज इट इज की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब आ जाओ अपने क्वोशंट रूल पे, आपको f बाई जी पे डेल्टा लगाना था, डेल्टा की डेफिनेशन क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स प्लस एच में से गिवन फंक्शन माइनस कर दिया, एलसीएम लिया आपने। अब बिल्कुल सिमिलर टू अबव आपको कोई एक्सप्रेशन दोनों में क्या करना था, एड और सब्ट्रैक्ट। अब मैंने फॉर सिंप्लिसिटी बिल्कुल वैसे ही एक यहाँ से चूज करना था और एक यहाँ से, तो मुझे लगा कि कंफर्टेबल है कि हम एच वाला अवॉइड कर सकते हैं यहाँ, तो मैंने जी एक्स और एफ एक्स चूज किए, एड और सब्ट्रैक्ट किए। फर्स्ट टू में से जी एक्स कॉमन, ये क्या बन गया आपका डेल्टा एफ, सेकेंड टू में से आपका माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन, ये आपका बन गया डेल्टा जी। अब देखो ये भी डेफिनेशन काफी कुछ आपके डेरिवेटिव वाले मेथड से सिमिलर है। आप क्या लिखते थे वहां, u बाई वी, तो आप क्या लिखते थे ऊपर, v एज इट इज u का डेल्टा माइनस u एज इट इज v का डेल्टा, बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह आ गया, बस क्या डिफरेंस है, नीचे u स्क्वायर ना आके gx इंटू जी एक्स प्लस एच। एक्चुअली स्टूडेंट्स देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड डेरिवेटिव, you are already familiar with all formulas of derivatives. I am helping you by these tricks to remember these formulas by connecting with you already known formulas. मेमोरी की एक ट्रिक्स होती हैं कि जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट याद करो तो आप पिछले कॉन्सेप्ट से अगर आप उसे रिलेट करके याद करते हैं तो वही कॉन्सेप्ट आपको जल्दी भी याद होता है और आप उसे याद करने में गड़बड़ भी नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ आई विल शिफ्ट टू कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सम फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज डेल्टा ऑफ ए की पावर सी एक्स प्लस डी। क्या बोलते हैं हम इस फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बस डेल्टा की बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। क्या थी बेसिक डेफिनेशन, जिस भी फंक्शन पर डेल्टा लगाओ, जहां एक्स है बिल्कुल पूरा फंक्शन एज इट इज लिखो, बस एक्स की जगह क्या लिख दो, एक्स प्लस एच, माइनस का साइन लगाओ, गिवन फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब देखो मैं वही कर रही हूँ, मैंने ये वाला फंक्शन तो माइनस में तो लिखा एज इट इज, और जब इसको यहाँ लिखा तो बस एक्स की जगह क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच। अब जरा दोनों को कॉमन निकालते हैं, सी एक्स प्लस डी दोनों में था, मैंने पावर कॉमन ले ली, यहाँ एक ही पावर सिर्फ क्या बच गया, सी एच और माइनस वन। कैलकुलेशन हो गई आपकी। अब अगर मैं कहूँ कि डेल्टा की पावर एन निकालो, तो आपको याद होगा कि जब हम nth डेरिवेटिव निकालना सीखते थे तो क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जो पैटर्न रिपीट होता था उसी के अकॉर्डिंग nth डेरिवेटिव निकाल देते थे। यहाँ भी हमने वही करना है, जब आपको डेल्टा की पावर n निकालना है तो डेल्टा की 1-2 पावर्स निकालो, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना nth फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलो मैं शिफ्ट करती हूँ डेल्टा स्क्वायर निकालने पे। डेल्टा स्क्वायर मतलब डेल्टा ऑफ डेल्टा, डेल्टा ऑफ दिस की वैल्यू यहाँ है आपके पास, आपने यहाँ पुट कर दी।
अब जरा ध्यान से अपनी डेल्टा की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो। मैंने बताया था डेल्टा ऑफ कांस्टेंट इनटू अगर फंक्शन है तो आप कांस्टेंट को बाहर निकालो, डेल्टा सिर्फ फंक्शन पर लगा दो। तो अब जरा यहाँ देखो, ए की पावर सी एच माइनस वन, वेरिएबल तो इसमें आया ही नहीं, तो मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर रखा और डेल्टा सिर्फ अप्लाई कर दिया इस पर। अब ये तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, यहाँ पर यहाँ से एज इट इज इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो इसकी पावर कितनी आ गई, टू। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन जब डेल्टा वन निकाला था तो इसकी पावर वन थी, टू निकाला तो पावर टू थी, तो यानी कि एन निकालोगे तो पावर हो जाएगी एन। ये एक्सप्रेशन यहाँ भी सेम, ये एक्सप्रेशन यहाँ भी सेम, तो यहाँ भी सेम। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे, लॉगरिथम फंक्शन, डेल्टा ऑफ लॉग ऑफ सी एक्स प्लस टू। बिल्कुल वही सेम पैटर्न हमने रिपीट करना है। मैंने क्या बताया था, जो गिवन फंक्शन है वो माइनस के साइन के साथ एज इट इज लिख दो। फंक्शन में जहां x है वहां x प्लस एच लिखो और स्टार्टिंग में। अब log ऑफ m माइनस n क्या होता है, m बाय n। अब सी एक्स प्लस डी, जब सी एक्स प्लस डी के अपॉन में आया तो वन हो गया और ये इसके अपॉन में आया। क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आपको डेल्टा का ही फॉर्मूला 4 पावर n प्रूव करना है। अब आप इस फॉर्मूले को देख के घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। दिखने में बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है लेकिन सॉल्व बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसे प्रूव करेंगे। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि किसी वैल्यू के लिए आप उसको वन के लिए प्रूव करो, के लिए सपोज करो और के प्लस वन के लिए टू प्रूव कर दो, तो वो आपकी एन की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले इसने निकाला डेल्टा लॉग सी एक्स। डेल्टा लॉग सी एक्स, बिल्कुल मैंने वही फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर मैं अबव पार्ट की तरह इसे m बाय n में नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मुझे यहाँ जो फॉर्म चाहिए वो आपकी माइनस की फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैंने एज इट इज लिखा। अब जरा चेक कर ले क्या आपने जो निकाला है वो आपके इससे मैच कर रहा है। तो क्या करूं मैं इस एक्सप्रेशन में, n को क्या पुट कर दूं, वन। यहाँ n को वन पुट करो, डेल्टा लॉग सी एक्स सेम। यहाँ n को वन पुट करो, क्या बन जाएगा, log ऑफ c इंटू एक्स प्लस एच। आपकी फर्स्ट टर्म यही है, माइनस n को वन पुट कर रहे हो तो वन सी वन, वन सी वन की वैल्यू कितनी होती है, वन। ये क्या बन गया, log सी एक्स प्लस n की वैल्यू वन है तो ये एक्सप्रेशन जीरो, तो आपका क्या बन गया, log सी एक्स। यही आ रहा है। जब ये वन सी वन हो गया तो आगे वाली टर्म्स तो आएंगी ही नहीं, यानी कि n इज इक्वल टू वन के लिए आपने रिजल्ट ट्रू प्रूफ कर दिया। अब यहाँ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा आ जाए इसलिए ये एक बार पावर टू भी कैलकुलेट आपको करके दिखा रहा है। अब डेल्टा स्क्वायर अगर आप log सी एक्स निकालोगे तो मतलब डेल्टा अप्लाई करोगे डेल्टा ऑफ log सी एक्स पर। डेल्टा log सी एक्स की जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पुट करी और ब्रैकेट ओपन कर दी। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। डेल्टा इस पर अप्लाई करना है, तो जहां x है मैं क्या करूं, उसमें h ऐड कर दूं तो h से 2h हो गया और माइनस में ये एज इट इज। इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, वही पुट कर दी और ब्रैकेट ओपन कर दी। अब जरा फिर चेक करते हैं क्या डेल्टा स्क्वायर की ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है ये आपके गिवन फॉर्मूले से सेम है। डेल्टा स्क्वायर लॉग सी एक्स मैच कर गया। अब मैं हर जगह राइट साइड पर क्या पुट करूंगी, n इज इक्वल टू टू पुट करो यहाँ पर, log c x प्लस टू एच सेम फर्स्ट टर्म, ये क्या बन गया, माइनस टू सी वन। टू सी वन की वैल्यू अगर आप डेफिनेशन से कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी वैल्यू क्या आएगी, टू। ये क्या बन गया, x प्लस टू माइनस वन, वन एच सेम। नेक्स्ट टर्म अगर मैं इस फॉर्मूले से लिखती हूँ तो क्या बनती है, अल्टरनेटिव साइन से आ रही है ना, तो प्लस का साइन आएगा NC2। n की वैल्यू कितनी है, टू, तो 2C2 की वैल्यू कितनी हो गई, वन। यहाँ था x प्लस एन एच, यहाँ है x प्लस एन माइनस वन एच, तो अगले में क्या आएगा, x प्लस एन माइनस टू एच। एन की वैल्यू टू पुट कर दो, वही टू माइनस टू जीरो, तो वही सी एक्स आ जाएगा। यानी कि आपने वन और टू के लिए रिजल्ट टू प्रूव कर दिया।
अब आप एक नंबर के लिए आप ट्रू अज्यूम करेंगे और उससे नेक्स्ट नंबर के लिए ट्रू प्रूव कर देंगे। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, n के लिए ट्रू सपोज कर लिया, बिल्कुल एज इट इज आपका गिवन रिजल्ट की स्टेटमेंट पेस्ट कर दी। अब इसको आप सपोज करके चल रहे हैं ट्रू, और किसके लिए ट्रू प्रूव कर रहे हैं, n+1 के लिए। अब यानी कि आपको डेल्टा n+1 निकालना है, मतलब मैं क्या करूँ, वो साइड डेल्टा अप्लाई कर दूं। अब जरा ध्यान से नोट करना स्टेप्स, आपको इक्वेशन बहुत बड़ी नजर आ रही है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब जरा देखो, डेल्टा n+1 log cx निकालू, तो यानी कि इस पे डेल्टा अप्लाई कर दिया। अब राइट साइड पर डेल्टा अप्लाई जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, हर टर्म का इंडिविजुअल डेल्टा लिखते जाए। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट टर्म पे। अगर मैं इसका डेल्टा निकालूं तो क्या करूं, जहां x है वहां क्या कर दूं, x+h। x के प्लस में nh तो पहले से है, एक h आपने और प्लस कर दिया तो क्या बन गया, n+1h, और ये वाला फंक्शन एज इट इज। ओके, अब हम इसका डेल्टा निकालेंगे तो nc1 तो कांस्टेंट है ना, मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। अब मैंने डेल्टा अप्लाई करना है इस फंक्शन पे, इसमें x में कितने एन h ऐड हुए हैं, n-1। डेल्टा की डेफिनेशन के लिए मैंने एक h और ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये nh, और ये फंक्शन एज इट इज। ठीक है, सेकेंड टर्म पे आ जाओ, nc2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिखो। ये वाली जो टर्म है इसमें कितने h हैं, n-2। एक और प्लस कर दूं तो क्या लिख दूं, n-1, और ये एज इट इज। अब ये जो दो टर्म्स इसने आर के फॉर्म में लिखी हुई है ना, आप इनको छोड़ सकते हैं। आप फर्स्ट 2-3 टर्म्स और एक लास्ट टर्म लिखें अगर एग्जाम्स में इस आर्टिकल को करते हुए तो सफिशिएंट है, इसलिए मैं ये वाला पोर्शन स्किप कर रही हूँ। अब आ जाओ अपनी लास्ट टर्म पे, -1 की n और ncn दोनों कांस्टेंट है, इनको मैंने लिखा एज इट इज। log cx पर डेल्टा लगाया तो cx का बन गया cx+h और log cx एज इट इज। I think there is no problem. If you feel any doubt, repeat, listen these steps. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कलेक्ट करने हैं, मतलब लॉग का एंगल जिन जिन टर्म्स का सेम है आप उनके कोफिशिएंट को एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लोगे। अब जरा देखो, x+n+1h, ये तो कहीं नहीं आ रहा, तो मैंने इस टर्म को तो सिंगल लिख दिया। यहाँ भी x+nh है, यहाँ भी x+nh है, दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लूं। अब अगर आप इन दोनों में से ये log वाली टर्म कॉमन रख दो तो यहाँ क्या बचेगा, -1, यहाँ बचेगा -nc1। तो देखो मैंने माइनस कॉमन लिया, दूसरी टर्म n की फॉर्म में थी तो मैंने इसको nc0 लिख दिया कि nc0 की वैल्यू आपको पता है 1 ही होती है, और ये वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म log की सेम है, अगर मैं इसको कॉमन रखूं तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस nc1 प्लस nc2 मैंने कॉमन रखा और ये टर्म लिख दी। अब आप ये वाली सारी टर्म स्किप करेंगे और सिर्फ अपनी लास्ट टर्म पे आ जाएंगे। अब लास्ट टर्म में अब आप ध्यान से देखो, हर बार क्या हो रहा है, हर ब्रैकेट की सेकेंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से सेम है, ऐसे ही इस ब्रैकेट की सेकेंड टर्म नेक्स्ट की फर्स्ट से सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लास्ट की जो फर्स्ट टर्म है इससे पहले वाली की सेकेंड टर्म के साथ कंबाइंड होगी, तो आपकी मर्जी है आप उसको लिखना चाहो लिखो या ना लिखो। अब ये वाली टर्म तो इसके बाद कोई टर्म नहीं है तो कंबाइंड नहीं हो सकती, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, -1 की n तो ये, और एक ये -1 की n+1, nCn की वैल्यू 1 होती है, और ये क्या हो गया, log cx। अब जब आप इस फॉर्मूले को अपने गिवन टू प्रूफ फॉर्मूले में n की जगह n+1 रिप्लेस कर कर देखोगे तो आपका सेम आंसर आएगा, इसलिए आपका रिजल्ट n+1 के लिए ट्रू हो गया। अब ये n1 के लिए ट्रू था, 2 के लिए ट्रू था, n के लिए आपने ट्रू सपोज किया तो n+1 के लिए ट्रू प्रूव हो गया, यानी ये n की हर नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, अब हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे साइन फंक्शन के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना कि हम किस फंक्शन का डेल्टा निकाल रहे हैं, ओनली एक्स की फॉर्म में लीनियर फंक्शन का।
सेम आपने जब एक्सपोनेंशियल करा था तो एक ही पावर में x की पावर 1 थी, लॉग किया तो भी एंगल में x की पावर 1 थी। ऐसे ही आप जितने भी आर्टिकल्स अब करेंगे सभी में आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका एंगल लीनियर ही लेकर चल रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। डेल्टा साइन सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल डेल्टा की डेफिनेशन यूज करते हुए जहां एक्स था एक्स प्लस एच लिखा, पहले फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, आंसर आपका ये आ गया। अब एक्चुअल में हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जिस फंक्शन की फॉर्म में आपका गिवन फंक्शन गिवन है आंसर भी उसी फंक्शन की फॉर्म में आना चाहिए। क्वेश्चन तो निकाल रहे थे साइन का, आंसर आ गया कॉस में, तो मैं क्या करूं, इस कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दूं। आपको पता है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो मैंने कॉस थीटा को क्या लिख दिया, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आपको साइन का और भी नेक्स्ट में डेल्टा की पावर 1 कॉस का जो फॉर्मूला है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न भी रखना होगा। वैसे प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, आप कंफ्यूज हो जाओ तो उसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब जैसे आपने डेल्टा की पावर 1 फॉर साइन निकाला है, अब हम डेल्टा की n निकालेंगे तो वैसे ही करेंगे, डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे और जो पैटर्न रिपीट होगा उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा की पावर n लिख देंगे। ये डेल्टा का फॉर्मूला आप अभी निकाल चुके हो। डेल्टा स्क्वायर निकालने के लिए मैं इसके राइट हैंड साइड पर दोबारा से क्या अप्लाई कर दूं, डेल्टा। वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो आपने एक्सपोनेंशियल में यूज की थी कि जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है उसे पहले बाहर रख लो, सिर्फ फंक्शन पे डेल्टा लगाओ। ठीक है, अब जरा आपको डेल्टा लगाना है इस पर। ठीक है, दो मेथड है, या तो आप इसको फिर दोबारा सॉल्व कर लो या आप अपनी इस आइडेंटिटी को यूज कर लो। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो कि आपने यहाँ क्या करा था। साइन ऑफ c इंटू एक्स प्लस डी था, तो क्या कॉमन आया आपका, x का कोफिशिएंट इंटू एच बाय 2। तो देखो मैं बिल्कुल सेम सेम वही प्रोसीजर यहाँ करती जाऊंगी। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, c, क्योंकि बाकी किसी टर्म में तो x नहीं इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो ये तो टर्म मैंने लिखी एज इट इज। ये मैंने इसका डेल्टा निकालना है तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसी फॉर्म में इसको लिख लिया, x वाली टर्म्स अलग, कांस्टेंट सारी टर्म्स अलग। अब मैं इसका डेल्टा निकाल रही हूँ तो सबसे पहली टर्म क्या लिखूंगी, 2 इंटू साइन एक्स का कोफिशिएंट इंटू एच बाय 2। 2 इंटू साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, c इंटू एच बाय 2। फिर क्या करना है, आपने साइन लिखना है, जो यहाँ फंक्शन गिवन था वो एज इट इज लिखना है, फिर प्लस का साइन लगाना है और फिर आपने वही सी एच बाई 2 तो लिखना ही है, साथ में प्लस में पाई। अब देखो भाई मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ, क्या मैंने बोला अभी ऊपर कि आपने साइन लिखना है, जो यहाँ एंगल था वो यहाँ सेम आया ना, तो जो यहाँ एंगल था वो मैं यहाँ सेम लिखूंगी। आप क्या लिखोगे, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। आपने वो लिखा, थोड़ा सा यहाँ इसे शॉर्टकट किया हुआ है, आपने ये एज इट इज सेम लिखा और प्लस में क्या लिखोगे ये, तो एक बार तो ये यहाँ है और एक बार ये यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और सी एक्स प्लस डी को मैंने लिख दिया अलग ब्रैकेट में। तो ये आपका आ गया रिजल्ट डेल्टा स्क्वायर का। अब जरा इन दोनों रिजल्ट्स को जरा ध्यान से देखो, डेल्टा 1 था तो यहाँ पावर 1 थी, डेल्टा स्क्वायर है तो यहाँ पावर 2 है, तो डेल्टा एन है तो पावर कितनी आ गई एन। साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी दोनों जगह सेम है तो यहाँ भी सेम आ गया। फिर यहाँ पर सी एच प्लस पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में कितना है 1, यहाँ पर सी एच प्लस पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा n। अब ये जो कॉस वाला आर्टिकल है, बस इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है साइन की तरह, इसलिए आप इसको अपने आप स्टडी करोगे। यहाँ पर देखो जब सी डी फॉर्मूला लगाया दोनों टर्म साइन की आ गई। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा था कि गिवन फंक्शन में जो फंक्शन में यूज हो रहा है गिवन स्टेटमेंट में, आप उसी फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन यहाँ तो एंगल है ही नहीं ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट से आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपने कौन सी टर्म चेंज करनी है जिसमें आपका एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा से
ये बन जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस साइन ऑफ दिस को मैंने लिख दिया cos पाई बाय 2 प्लस दिस, क्योंकि cos पाई बाय 2 प्लस एक्स आपका क्या होता है माइनस साइन एक्स। बिल्कुल सिमिलरली आप डेल्टा की पावर एन cos वाला आर्टिकल करेंगे। अब आ जाइए टेंजेंट के लिए। टेंजेंट के केस में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को साइन बाय, पहले तो मैंने डेफिनेशन लगाई, साइन बाय कॉस किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस का साइन है तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। इसमें से ये एंगल माइनस कर दूं तो साइन सी एच बचा, ये दोनों कॉस की टर्म लिखी। सिंप्लीफाई करने के लिए वन बाय कोस को नेक्स्ट स्टेप पर मैंने सेकेंड लिख दी। नेक्स्ट एग्जांपल, डेल्टा की पावर n साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का आपका, अच्छा अभी आपने जितने भी डेल्टा निकालने के फॉर्मूले पढ़े हैं वो पावर साइन कॉस की वन के लिए था। तो जैसे आप इंटीग्रेशन में सॉल्व करते थे ना कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर पावर आ रही है तो फॉर्मूला लगा के उस पावर को सिंप्लीफाई कर दो, तो आपने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज कर दिया 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। अब डेल्टा की पावर n अप्लाई करना था तो मैं क्या करूं, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर रख दूं, पहले तो माइनस से ओपन कर दी ब्रैकेट, फिर डेल्टा अगर आप कांस्टेंट पर लगाते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो। यहाँ माइनस 1/2 कांस्टेंट एज इट इज, ये जो cos 2x वाला फॉर्मूला था ना उसमें था cos cx प्लस डी, सी की वैल्यू क्या हो गई 2, डी की वैल्यू 0, पुट कर देना आंसर आ जाएगा एग्जाम में। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ रहा है तो इतना फॉर्मूला प्रॉपर आपने यहाँ मेंशन करना है, बुक में मेंशन नहीं है तो भी आपने स्टेप स्किप नहीं करना। और फॉर्मूला मेंशन करने के साथ साथ आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप डेल्टा एन साइन का फॉर्मूला प्रूव करके दिखाएं। अब निकालना है आपको डेल्टा एक्स लॉग एक्स, इसके लिए मैं आपको ये सेकंड वाला मेथड करा रही हूँ। एक्स लॉग एक्स निकालना था, हमने क्या कर रहे हैं इस मेथड में, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला था डेल्टा का जैसे डिफाइन किया था मैं बिल्कुल एज इट इज वही प्रूव करती हूँ। अब देखो क्या करूँ, एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दिया। अब वहां पर क्या करा था, एक फंक्शन इन दोनों में से चूज करना था और एक यहाँ से। अब एक्चुअली में लोग एक्स लेना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा तो मैं यहाँ से एक्स प्लस एच ले लेती हूँ। एड और सब्ट्रैक्ट करा, टू टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा था और सिंप्लीफाई कर दिया, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल ऑनवर्ड्स आपने एक बात याद रखनी है कि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग की वैल्यू क्या है आपको मेंशन नहीं था, ठीक है, तो आप डिफॉल्ट उसकी वैल्यू स्मॉल h ही यूज करते थे। अब सिक्स एग्जाम्पल ऑनवर्ड्स वो आपको मेंशन करेगा कि आपने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग की वैल्यू क्या लेनी है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर वही वैल्यू यूज करनी है। अगर आप डिफरेंट वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रहा है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अल्फा, ये दोनों फंक्शन थे सेपरेट किया, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा और फंक्शन एज इट इज, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा और फंक्शन एज इट इज। सिंपल एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है, आप खुद करेंगे इसे। नेक्स्ट पर आ जाइए, एफ बाई जी वाला फॉर्मूला लगाना है, मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। अब मेन काम है इसे सॉल्व करना। अब जरा ध्यान से देखो क्या करोगे आप, आपने डेल्टा 2x का फॉर्मूला लिखना है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या गिवन है आपको, यूनिटी। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, 2 की पावर x प्लस एच, एच की वैल्यू क्या हो गई 1, और माइनस में फंक्शन एज इट इज। अब ऐसे ही डेल्टा इस पर लगाना है तो आपने x प्लस 1 में h यानी कि 1 ऐड कर दिया, x प्लस 2 फैक्टोरियल और माइनस में ये एज इट इज। अब जरा इन दोनों में से देखो, 2 की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही एज इट इज लिख दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 और यहाँ बच गया माइनस 1, आ गई आपकी ये वैल्यू। अब जरा देखो न्यूमरेटर में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 1, ये कॉमन, ये क्या है x प्लस 1, ये बच गया, सिंप्लीफाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले आपने ये एक रिजल्ट है,
ये याद रखना है। x की किसी पावर पे डेल्टा की कोई पावर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर डेल्टा की जो पावर आप अप्लाई कर रहे हो वो x की पावर के इक्वल है, याद कीजिए अपनी फंडामेंटल थ्योरम, पोलिनोमियल की जितनी डिग्री है डेल्टा की उतनी पावर कैलकुलेट करो तो वैल्यू आती है कांस्टेंट, उससे बड़ी करो तो जीरो, और अगर आपने छोटी निकालनी है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होगा। तो m यानी कि डेल्टा की पावर अगर ज्यादा है तो आंसर जीरो, सेम है तो वो कांस्टेंट क्या आएगा, x या n कुछ भी लिखे उसका फैक्टोरियल, और लेस है तो आपने कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व, इसको ऐसे नहीं रखते हम, तीनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके डेल्टा सबके साथ सेपरेट कर दिया। अब देखो डेल्टा क्यूब कांस्टेंट का जीरो, डेल्टा क्यूब एक्स, डेल्टा की पावर एक्स से बड़ी हो गई आंसर जीरो, डेल्टा क्यूब एक्स स्क्वायर पे डेल्टा की पावर बड़ी है एक्स स्क्वायर से जीरो, यहाँ सेम हो गया तो जो पावर है उसका फैक्टोरियल तो -6 × 3 फैक्टोरियल आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है ये, तो सबसे पहले तो दोनों का स्क्वायर खोल लो और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपका एक्सप्रेशन बन गया ये। अब जरा देखो ये तो कांस्टेंट एज इट इज चलना है, अब पहले मैं ये वाला सॉल्व करती हूँ। जब डेल्टा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा की वैल्यू कम है, एक्स की पावर ज्यादा है, तो इसे आप इवेल्युएट करोगे, अभी 1 मिनट में बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। डेल्टा 1 x 1 सेम पावर तो 1 का फैक्टोरियल, तो मैंने देखो इसको क्या लिख दिया, अच्छा सॉरी अभी हम इसको ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। 4 × डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 होगी, मैंने पुट कर दी। डेल्टा स्क्वायर अगर x के साथ आएगा तो वैल्यू जीरो, डेल्टा स्क्वायर अगर 4 के साथ आएगा तो वैल्यू जीरो। नेक्स्ट पे आ जाओ, 4 बाहर कॉमन रखा, डेल्टा एक्स स्क्वायर कितनी वैल्यू आ रही है उसकी, यहाँ पर एक इसने निकाल के दिखाया हुआ है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। डेल्टा एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x+1 का स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, यहाँ भी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपको यूनिटी मेंशन है, सॉल्व करके वैल्यू बन गई 2x+1। तो फर्स्ट हमको सॉल्व करके बना 2x+1, जब डेल्टा 4x पे लगा तो वैल्यू बनी 4, इसलिए ये आपका आ गया 2x+5, और ये टर्म एज इट इज आप सिंप्लीफाई करते हैं।